हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत किए थे इटुटोरिया का। कौन सा? तो इटुटोरिया का ये 7500 प्लस जो है कि आपको क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज था, इसकी हम लोगों ने शुरुआत जो है कि आपको किया था। इसी सीरीज में हम लोगों ने सेट 1 को जो है कि आपको बात कर लिया है, सेट नंबर 2 तक बात किया है। आज जो हम लोग बात करेंगे ये सेट नंबर 3 होगा। कौन सा सेट होगा? तो ये जो है कि आज वाला जो सेट होगा, ये सेट नंबर जो है कि आपको 3 देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके साथ जो है कि सेट 3 की शुरुआत करते हैं। ये जो है कि आपको पुस्तक है जो विभिन्न सारे एग्जामों के लिए आपको अति महत्वपूर्ण जो है कि आपको होने वाला है। 17वीं बीपीएससी पीटी जिनको देना है स्पेशल रूप से देखेंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2024 जिनको देना है वो भी जो है कि आपको देख सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है। बिहार दरोगा के लिए अति रामबाण होगा, बिहार पुलिस के लिए तो रामबाण ही है बुक है। और जो है कि सचिवालय सहायक बिहार जो है कि आपको 10+2 एग्जाम के लिए जो है कि अति महत्वपूर्ण जो है कि आपको होगा। साथ साथ चलते हैं आगे, देख लेते हैं। देखिएगा, ये हमारा कांटेक्ट जो है कि आपको है, इससे आप हमें इससे आप हमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बिहार दरोगा स्पेशल जो है कि आपको पेड ग्रुप भी जो है कि हमारी चलती है। वो जो है कि पेड ग्रुप के लिए इस वाले नंबर पे आप जो है कि कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम संकल्प एकेडमी के नाम से जो है कि ग्रुप है, इस पे आप जो है कि जुड़ सकते हैं। जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है कि ऑलरेडी डाला गया है, जाकर आप जो है कि देखकर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अपनी तैयारी के विभिन्न जो है कि आपको सारे एग्जामों के लिए जीके जी संबंधित आप हमारे साथ की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए इससे आगे जरा चलते हैं और बुक के एनालिसिस पे जो है कि आपको ध्यान देते हैं। आज का जो सेट होगा वो सेट नंबर कौन होगा? सेट नंबर जो है कि आपको 3 जो है कि आपको होने वाला है। इसमें जो है कि कुल बात करेंगे, कुल जो है कि आपको 521 मेंबर है। ये पीडीएफ का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? पीडीएफ का। ये मेन ग्रुप है जिसमें 40,000 मेंबर है। और ये जो है कि आपको क्लास का रिकॉर्डिंग इत्यादि के लिए जो है कि आपको एक चैनल बनाया गया है, जिसमें जो है कि आपको 1,500 प्लस जो है कि आपको मेंबर देखने को मिलेंगे। तो आइए सेट नंबर 3 की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं। सेट 3 का पहले क्वेश्चन के साथ जो है कि आपको शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन असत्य होने वाला है, जरा इसको पहचान कर और हमें जो है कि आपको बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है कि आपको बोल रहा है। सबसे पहला बात कर लेंगे इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपको होगा। दिलीप सिंह जो है कि आपको 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन की दी गई थी, यही जो है कि आपको ये गलत जो है कि आपको बताया गया है। बाकी आते हैं, अब जरा ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं और जरा देख लेते हैं। सबसे पहले पंजाब राज्य की बात करेंगे। पंजाब राज्य का विलय, पंजाब राज्य का विलय की बात करेंगे, ये 29 जो है कि आपको मार्च 1849 को गवर्नर जनरल, तो उस समय गवर्नर जनरल की बात करेंगे कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी जो है कि आपको था। डलहौजी, डलहौजी जो है कि आपको था। कौन था? डलहौजी था। के अनुसार, घोषणा के अनुसार पंजाब राज्य की जो है कि आपको समाप्त कर दी गई थी। महाराजा रंजीत, ये भी जो है कि आपको सही है बिल्कुल। ये जो है कि आपको सही नहीं है। आगे चलते हैं। महाराजा दिलीप सिंह को जो है कि आपको, दिलीप सिंह को सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा जो है कि आपको बना दिया गया था। ये भी जो है कि आपको सही है। दोनों का दोनों जो है कि आपको सही है। लेकिन दिलीप सिंह को जो है कि आपको 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की बात जो है कि आपको, यही जो है कि क्या है, यही जो है कि आपको गलत था। तो अब आते हैं डलहौजी की नीति की बात कर लेते हैं। डलहौजी के द्वारा जो है कि आपको क्या किया गया? तो डलहौजी जब जो है कि आपको कब से कब तक रहता है? तो 1848 से लेकर जो है कि 1856 तक जो है कि भारत में ये गवर्नर जनरल बन के जो है कि आपको रहता है डलहौजी। और डलहौजी के समय ही बात करेंगे, चार्ल्स चार्ल्स जो है कि वुड, शिक्षा का जो है कि वुड डिस्पैच जो है कि 1854 में जो है कि आपको आता है। किसके समय में आता है? डलहौजी के समय में आता है। इसने जो है कि आपको व्यापक का सिद्धांत जो है कि आपको लागू किया, और इसके तहत सबसे पहला सतारा को जो है कि अपनाया था 1848 में। उसके बाद जो है कि जैतपुर और संबलपुर को 1849 में किया था, बघाट को 1850 में किया था, उदयपुर को 1852 में किया था, झांसी को 1853 में किया था, और नागपुर को 1854 में किया था, और अवध को 1856 में। किसका? तो अवध का जो है कि विलय कर लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य में जो है कि आपको विलय कर लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण जो है कि आपको विलय कर दिया था। और इसी के समय में आप याद रखिएगा, डलहौजी के शासनकाल में ही क्या होता है? तो डलहौजी के शासनकाल में ही जो है कि आपको सबसे पहला रेल चलाया जाता है। मुंबई से थाने के बीच जो है कि आपको रेल चलती है। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर का रेल चलती है। 16 अप्रैल 1853 को जो है कि आपको चलती है। और 1854 को डाकघर अधिनियम जो है कि आपको किसके शासनकाल में आता है? डाकघर अधिनियम जो है कि डलहौजी के शासनकाल में आता है। और 1856 में जो है कि आपको क्या आता है? विधवा पुनः विवाह अधिनियम जो है कि आपको आता है। किसके काल में? डलहौजी के काल में जो है कि विधवा पुनः विवाह अधिनियम जो है कि आपको आता है। और इसी के कार्य के समय जो है कि आपको डलहौजी के ही समय जो है कि प्रथम बार जो है कि विद्युत जो है कि तार सेवा की शुरुआत किया गया था।
आगरा से कहां तक का? आगरा से कोलकाता तक का जो है कि आपको किया गया था। और शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854 इसी के कार्यकाल में जो है कि आपको आता है। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल को हमने डलहौजी के कार्यकाल से निकाला है, तो आप जरूर जो है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। आइएगा दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं। दूसरा सवाल क्या बोलता है? दूसरा सवाल जो आपका बोल रहा है, जरा सुनिएगा। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? दूसरा सवाल आपका बोल रहा है कि किस वर्ष जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्रवाई में महिलाओं ने जो है कि आपको क्या लिया था, भाग लेना जो है कि आपको प्रारंभ किया था। ये बहुत अच्छा सवाल जो है कि आपको बोल दिया है कि महिलाओं ने कब जो है कि आपको भाग लेना जो है कि प्रारंभ किया। आप लोग आंसर जो है कि देखेंगे, महिलाओं ने 1889 में जो है कि आपको भाग लेना क्या किया, 1889 में जो है कि महिलाओं ने जो है कि आपको भाग लेना जो है कि आपको शुरू कर दिया था। अब आते हैं कांग्रेस के बारे में जो है कि जरा बात कर लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना जो है कि 28 दिसंबर 1885 को जो है कि आपको कांग्रेस की स्थापना जो है कि आपको किया गया था। और उसके स्थापनाकर्ता कौन थे? तो ए ह्यूम थे। कौन थे? ए ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम ह्यूम जो है कि आपको थे। 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। अब यहाँ पे देखिएगा, महिलाओं ने सबसे पहला बार जो है कि 1889 में भाग लिया। तो 1889 का सेशन कहाँ हुआ था? तो 1889 का सेशन जो है कि बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। और इस सेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको कौन कर रहा था? तो विलियम बेटरमन साहब कर रहे होते हैं। कौन कर रहे होते हैं? विलियम जो है कि आपको बेटरमन साहब जो है कि आपको कर रहे होते हैं। साथ साथ याद कीजिएगा, विलियम बेटरमन 1910 का सेशन की भी अध्यक्षता कौन करता है? 1910 सेशन की अध्यक्षता भी जो है कि आपको विलियम बेटरमन जो है कि आपको करते हैं, है ना। चलते हैं, जरा सुनते हैं कांग्रेस का पहले शुरुआती कुछ समय का जो है कि कांग्रेस का सेशन। पहला जो सेशन हुआ कांग्रेस का, ये जो है कि स्थापना के साथ बंबई में जो है कि आयोजित किया गया 28 दिसंबर 1885 को यह स्थापना हुआ। उसके बाद जो है कि पहला सेशन स्थापित हुआ। पहला हुआ 1885 में बंबई में हुआ। और इसका अध्यक्षता जो है कि आपको डब्ल्यू सी बनर्जी जो है कि आपको किए थे। और इसमें पूछता है कि कितने सदस्य जो है कि इसमें भाग लिए थे, तो इसमें जो है कि आपको 72 सदस्यों ने जो है कि आपको भाग लिया था। दूसरा सेशन की बात करेंगे। दूसरा हुआ 86 में, 1886 में कोलकाता में हुआ है। और इसके अध्यक्षता कौन किया है? तो रहमतुल्लाह सियानी जो है कि सॉरी, दादा भाई नौरोजी किए हैं। कौन किए हैं? दादा भाई जो है कि आपको नौरोजी किए हैं। तीसरा सेशन की बात करेंगे, मद्रास में हुआ है। मद्रास सेशन की अध्यक्षता कौन किया है? तो मद्रास सेशन की अध्यक्षता जो है कि डब्ल्यू सी बनर्जी जो है कि आपको किए हैं। चौथा सेशन की बात करेंगे। चौथा सेशन जो है कि आपको इलाहाबाद में हुआ है, 1888 में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे, इसकी अध्यक्षता कौन किए? इसकी अध्यक्षता जो है कि 1888 वाला जो है कि जॉर्ज यूल किए, जो पहले जो है कि क्या थे? अंग्रेज अध्यक्ष थे। अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। 1885 का बता दिए। 1889 में जो है कि आपको बता दिए विलियम बेटरमन किए हैं। 1917 का भी सुन लीजिएगा। 1917 की बात करेंगे। 1917 में जो है कि आपको कोलकाता में होता है, एनी बेसेंट करती है। कौन करती है? एनी बेसेंट करती है। और 1900 ईस्वी की बात करेंगे। 1900 में कोलकाता में होता है। कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। और कोलकाता में दिनसा इबालती वाचा जो है कि आपको करते हैं, दिनसा इदुलची वाचा। और याद रखिएगा, 1900 ईस्वी में जो है कि आपको गांधी जी सबसे पहले क्या करते हैं? तो कांग्रेस के सेशन में आते हैं भाग लेने के लिए। कांग्रेस की अगर पूछ दे कि स्थान, किस स्थान में जो है कि इसका स्थापित किया गया था, तो इसका स्थान था, है ना, बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है कि इसकी स्थापना हुई थी। और इसका नामकरण की बात करेंगे, नामकरण दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि कांग्रेस का नामकरण जो है कि आपको किया गया था। चलेगा, अगले सवाल की तरफ जो है कि आपको आते हैं। और थोड़ा सा निकाल लीजिएगा। 3 गो जो है कि बिहार में सेशन हुआ है। बिहार में 3 गो हुआ है। कब कब हुआ है? तो बिहार में 1912 में हुआ है, 1922 में हुआ है, 1940 में हुआ है। 1912 में इसकी अध्यक्षता कौन किए हैं? तो 1912 का सेशन पटना में हुआ है। पटना में आर एन मधोलकर साहब किए हैं। 1922 में गया में हुआ है। गया में सी आर दास किए हैं। 1940 में जो है कि आपको रामगढ़ में हुआ है, अबुल कलाम आजाद जो है कि आपको इसकी अध्यक्षता किए हैं। चलते हैं तीसरे नंबर सवाल के ऊपर। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? तीसरा सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित जो है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत इतिहास में घटनाओं का सही जो है कि आपको कालानुक्रमिक क्रम को जो है कि इंगित करता है। सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन कब हुआ है, उससे आपका आंसर जो है कि आपको लग जाएगा। आंसर जो है कि उसी से आपका क्या हो जाएगा, उसी से जो है कि आपको लग जाएगा। आइएगा, सबसे पहले देखिएगा, पहले हम आपको लिख देते हैं मार्लेमेंटो सुधार। ये कब आया है? मार्लेमेंटो 1909 में आया है। 1909 में आया है। उसके बाद आया गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो है कि 5 मार्च 1931 को, है ना। उसके बाद आते हैं, उसके बाद जो है कि आपको गांधी इरविन समझौता जो है कि आपको कौन 1931 को हुआ है ना। गांधी जो है कि इरविन समझौता जो है कि आपको हुआ है। उसके बाद जो है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में। उसका जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि 1919 में।
अब इसको जरा लगाइए, अब इसको जरा लगाइए तो जरा मिल जाएगा, अब आपको आंसर जो है कि आपको मिल जाएगा, है ना। आंसर जो है कि आपको मिल जाएगा। देखिएगा तो सबसे पहला जो है कि कौन आएगा, सबसे पहला आएगा 1909 में, तो मार्लियामेंटो ये गया। 1909 के बाद आएगा आपका 1919, तो ई गया, ऑप्शन नंबर ए गया, इहो चला गया। ये देखिएगा, यही सही हो जाएगा। मार्ले मिंटो 1909 में आ जाएगा, जालियांवाला 1919 में आ जाएगा, गांधी इरविन समझौता 1931, अगस्त प्रस्ताव 1940। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। अब आते हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पे। आपका तो आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब जरा इस ऑप्शन पे जरा बात कर लेते हैं, जरा देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जरा देखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार की बात करेंगे, 1909 में जो है कि आपको आया था। मार्ले उस समय जो है कि भारत का वायसराय था, और मिंटो जो है कि उस समय जो है कि आपको कौन था, मिंटो जो है कि वायसराय था, और मार्ले जो है कि राजस्व सचिव जो है कि आपको था, है ना। और इस समय जो है कि 1909 के एक्ट के तहत जो है कि आपको क्या हुआ था, तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देने की मांग जो है कि आपको कही गई थी, और उसमें मांग भी लिया गया था। दूसरा आता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले आपको याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये हुआ था आपको रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। कौन सा एक्ट के कारण आया था, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट कब आया, तो रॉलेट एक्ट 1919 में जो है कि आपको रॉलेट एक्ट आता है। इसे ही जो है कि आपको काला कानून जो है कि आपको कहा जाता है। कौन सा कानून कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। 1919 में एक्ट आता है। इसमें ब्रिटिश सरकार जिसको ही मन करती ना, शक के आधार पे उसको जो है कि आपको क्या कर लेता, शक के आधार पे उसे उठाकर जो है कि आपको जेल में बंद कर सकता था। और इसमें ना कोई अपील कर सकते थे, ना कोई दलील दे सकते थे, और ना कोई वकील रख सकते थे। इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए इसे काला कानून कहा गया। इसी का शिकार हो गया पंजाब का दो लीडर हो गया, जिसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल एवं जो है कि सैफुद्दीन किचली। ये दोनों को गिरफ्तार कर लेता है, पंजाब से उठा लेता है। उसके जो है कि आपको उठाता है 9 अप्रैल 1919 को उठाता है। 9 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल को जो है कि ये घटना घट जाती है, बैसाखी के दिन का ये रहता है घटना। अमृतसर शहर के जालियांवाला बाग और जालियांवाला बाग में ये एक विशाल सभा का आयोजन किया जाता है। और विशाल सभा के आयोजन में सब जो है कि बैठकर सभा का आयोजित कर रहा होता है। उसी समय जनरल डायर आता है और सभी पर क्या चला देता है, गोलियां जो है कि आपको चलवाने का काम जो है कि आपको करता है, जिससे बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। और इसके लिए जांच कमेटी भी जो है कि आपको बैठता है ना। उस जांच कमेटी का नाम होता है हंटर आयोग। हंटर आयोग जो है कि जांच की लीपापोती कर देता है, और हंटर आयोग से प्रश्न पूछता है। इसमें 3 भारतीय सदस्य शामिल थे, 8 सदस्य पूरा था, 3 भारतीय जो है कि आपको शामिल थे। 3 भारतीय में जो है कि आपको जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद और चमन लाल सीतलवाड़ जो है कि आपको शामिल रहते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा, शंकर नायर ने इस हत्याकांड के बाद, शंकर नायर ने, है ना, विरोध करते हुए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को जो है कि आपको वापस कर दिया था, है ना, या नाइटहुड की उपाधि को जो है कि आपको लौटा दिया था। चलते हैं, अब जरा आइएगा। अब एक और क्या बच गया, अब जो है कि गांधी इरविन समझौता की बात करेंगे। गांधी और इरविन का समझौता जो है कि आपको कब होता है, 5 मार्च 1931 को जो है कि आपको गांधी इरविन जो है कि आपको समझौता जो है कि आपको होता है। गांधी इरविन समझौता जो है कि 31 जनवरी, सॉरी, हाँ गांधी, हाँ ये जो है कि आप 5 मार्च 1931 को गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगों को रखा जाता है। और 11 सूत्री मांग जो है कि आपको क्या होता है, मांग को नहीं मांगने के कारण जो है कि आपको, है ना, पहले तो रखा जाता तो नहीं मांगा जाता है। और उसके बाद जब देखता है कि गांधी जो है कि गोलमेज सम्मेलन का उस समय जो है कि आयोजन हो रहा होता है। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब कांग्रेस भाग लेती है, तो जो है कि आपको, है ना, गांधी इरविन समझौता के तहत ही भाग लेती है। और गांधी इरविन समझौता जो है कि गांधी और इरविन के बीच, वायसराय इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को जो है कि आपको दिल्ली में रखा जाता है। और इसमें ये जो दोनों मिलन होता है, इसमें सरोजिनी नायडू कहती है कि दो महात्माओं का क्या होने वाला है, मिलन जो है कि आपको होने वाला है। और अगस्त प्रस्ताव तो आपको पता ही है, अगस्त प्रस्ताव 1900 कब आया था, 1940 में जो है कि आपको अगस्त प्रस्ताव जो है कि आपको आता है ना। तो ये जो है कि आपको अगस्त प्रस्ताव जो है कि आपको, इसके तहत जो है कि आपको क्या होता है, तो इसके तहत ये 8 अगस्त 1940 को जो है कि अगस्त प्रस्ताव आता है। और इसमें कांग्रेस मंत्रिमंडल से क्या हो जाता है, कांग्रेस के मंत्रिमंडल से जो है कि आपको त्याग पत्र जो है कि आपको दे देता है। काहे के लिए, तो इसमें बोला जाता है कि आपको, वो बोलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कि आपको क्या हो, कांग्रेस हमें सहयोग करे। लेकिन कांग्रेस का कहना था कि हम लोग जो है कि पहले विश्व युद्ध में किए थे तो कुछ नहीं मिला, दूसरे में करेंगे तो और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो है कि आपको अगस्त प्रस्ताव का जो है कि तहत, ये जो है कि कांग्रेस में जो 8 जगह सरकार बनी होती है, सभी जगह से क्या कर दिया जाता है, सभी जगह से जो है कि इस्तीफा दे दिया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा से डिस्कशन हो रहा होगा, सुनिएगा जरूर, अति आवश्यक होगा। चलते हैं चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा।
चौथा सवाल बोलता है कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव निम्नलिखित में से जो है कि किसने जो है कि अनुशंसा जो है कि आपको किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव को किसने जो है कि अनुशंसा किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि आपको अनुशंसा जो है कि आपको कर दिया था। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ये अगस्त 1942 में जो है कि आपको होता है। जरा चलते हैं, जरा बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन का अद्वितीय जो है कि मिसाल जो है कि आपको काम कायम करेगा। कौन? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि आपको कायम करेगा और इसमें ब्रिटिश शासन की नींव को क्या कर देगा, हिलाकर जो है कि आपको रख देगा। पूरा का पूरा जो है कि आपको नींव हिलाकर जो है कि आपको रख देगा। और इसी में गांधी कहते हैं कि कांग्रेस को गांधी चुनौती देते हैं। कांग्रेस को गांधी कहते हैं क्या, कि मैं इस देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा क्या कर सकता हूं, जो है कि आंदोलन को खड़ा कर सकता हूं। और इसी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक जो है कि आपको कब होती है, 1942 में, 8 अगस्त 1942 को होती है। कहाँ होती है? 8 अगस्त 1942 को जो है किसकी बैठक होती है? ग्वालियर टैंक मैदान में जो है कि आपको बंबई में होती है। ठीक ना? ग्वालियर टैंक मैदान में जो है कि आपको होती है। और प्रचार, इसका प्रसार, आंदोलन का प्रसार जो है कि आपको 9 अगस्त जो है कि आपको हो जाता है ना? 9 अगस्त जैसे ही होता है वैसे ही गांधी समेत जो है कि आपको कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या कर लिया जाता है, उठाकर जो है कि आपको जेल में रख दिया जाता है। और इसी में जो है कि आपको देखिएगा तो गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा जाएगा। वही सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा जाएगा। और जो है कि बात करेंगे, और जो है कि कांग्रेस के अन्य जो है कि आपको अन्य लोगों को जो है कि अहमदनगर के जेल में रखा जाएगा, राजेंद्र प्रसाद को पटना के जेल में रखा जाएगा, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में जो है कि आपको रखा जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न भी निकाला है कि जयप्रकाश नारायण जो होते हैं ये हजारीबाग जो है कि जेल से, है ना, दीवार छलप के जो है कि अपने साथी के साथ क्या होते हैं, दीपावली के मध्यरात्रि जो है कि आपको क्या करते हैं, भाग जाते हैं। और ये पहुंचते हैं नेपाल। नेपाल के राजविलास जो है कि जंगल में आजाद दस्ता दल नाम का जो है कि आपको क्या करते हैं, गठन जो है कि आपको करते हैं। कौन करते हैं? गठन जो है कि आपको करते हैं। चलिएगा, तो इससे आगे अब बढ़ते हैं, 5वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 5वां सवाल क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। 5वां सवाल बोलता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था? किसने किया था लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना? तो ये किए हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाठी और अखाड़ा जो है कि आपको क्लब की स्थापना जो है कि आपको किया गया है। अब जरा सुनते हैं, बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे नाम आया, है ना? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कि आपको सबसे पहले याद रखिएगा होम रूल लीग की स्थापना भारत में क्रम में जो है कि करने में कौन सबसे आगे रहेंगे, तो सबसे पहले जो है कि आपको बाल गंगाधर तिलक रहेंगे। और उसके बाद तब कौन करती है? एनी बेसेंट करती है। कब करती है? 1900 जो है कि आपको 16 में जो है कि आपको ये जो है कि आपको स्थापित किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे, इन्हीं के द्वारा जो है कि आपको दो गो पत्रिका निकाला जाता है। एक होता है केसरी, दूसरा होता है मराठा। केसरी होता है मराठी में, मराठी होता है अंग्रेजी में। 3-4 सवाल यहां से निकल गया, आगे चलते हैं। सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा जो है कि आपको क्या, बंदी जीवन जो है कि आपको पुस्तक लिखा जाता है। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा जो है कि आपको लिखा जाता है। और यहाँ पे जो है कि आपको सूर्यसेन दिख रहा है, सूर्यसेन का संबंध जो है कि चटगांव शस्त्रागार कांड से जो है कि आपको रहता है। ये चटगांव में जो है कि आपको क्या करते हैं, चटगांव में शस्त्रागार कांड जो होता है उसको लूट लिया जाता है बांग्लादेश में जो है कि आपको, और इसका कौन रहता है? सूर्यसेन रहते हैं। इन्हें प्यार से जो है कि मास्टर मास्टर जो है कि आपको दा जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर दा के नाम से जो है कि इनको जाना जाता है, सब प्यार से कहता है ना? चटगांव कहाँ पे है? बांग्लादेश में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ होगा? बांग्लादेश में जो है कि आपको होने वाला है। और इसी जो है कि चटगांव शस्त्रागार कांड में सूर्यसेन जो है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना करते हैं। और इसी में कि एक बीना जो है कि आपको दास रहती है, जो 1932 में दीक्षांत समारोह में के दौरान जो है कि आपको क्या करती है, गवर्नर पे जो है कि आपको गोली चला देती है। और चंद्रशेखर आजाद हैं, आजाद रहेंगे हमेशा के लिए। HRA का सदस्य रहते हैं। HRA के द्वारा काकोरी ट्रेन कांड किया जाता है, यहाँ से भी जो है कि आपको निकल जाते हैं। उसके बाद जो है कि HSRA का भी सदस्य बनते हैं। 1928 में इसकी स्थापना होती है। इसके द्वारा जो है कि आपको सैंडर्स की भी हत्या कर दी जाती है, इसके कांड से भी निकल जाते हैं। और बचते बजाते ये जाकर अल्फ्रेड पार्क में एक सिंगल गोली बचता है, इससे अपनी अपनी जान को खुद जो है कि आपको ले लेते हैं। कौन? चंद्रशेखर आजाद। आगे चलते हैं, अगला कौन सा है? अगला जो है कि छठा सवाल आएगा। छठा क्या बोलता है, जरा देखिएगा। छठा सवाल बोलता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला
को बूढ़ी जो है कि गांधी कहा गया, है ना। तो शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी के नाम से जो है कि आपको जाना गया, किसके समय? ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो मात जो है कि गिनी हाजरा को जो है कि आपको बोला गया, किसको बोला गया? मात गिनी हाजरा को जो है कि आपको बोला गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मात गिनी हाजरा हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, लक्ष्मी सहगल की बात करेंगे। ये जो है कि आजाद हिंद जो है कि आपको सरकार की पहली महिला क्या थी? मंत्री जो है कि आपको थी। और उषा मेहता, इनका काम था रेडियो प्रसारण। रेडियो जो है कि आपको क्या था? रेडियो जो है कि आपको प्रसारण का जो है कि आपको काम जो है कि आपको देखती थी कौन? उषा मेहता जो है कि आपको देखती थी। और बीना चटर्जी जो है कि आपका, इनका जो है कि कुछ खास नहीं था। आगे चलते हैं, 7वां सवाल के ऊपर आते हैं। 7वां सवाल बोलता है कि दीन बंधु सार्वजनिक जो है कि आपको सभा, कौन सा सभा है? दीन बंधु जो है कि आपको सार्वजनिक सभा है। दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा जो है कि आपको किया गया? किसके द्वारा जो है कि आपको किया गया? ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है कि आपको किया गया। किसके द्वारा किया गया? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। और याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है कि एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसका नाम क्या था? गुलामगिरी जो है कि आपको नाम था, है ना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो है कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे। आगे चलते हैं, सुनिएगा। और जो है कि कुछ जो है कि आपको संस्थान की स्थापना की बात करते हैं, जैसे वेद समाज की देखिएगा। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे के द्वारा किया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है कि आपको किसके द्वारा? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है कि आपको किया गया। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया, है ना। और देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। बहुत सारे जो है कि आपको नाम देखने को जो है कि आपको क्या होंगे? मिलने वाले हैं। ये जो है कि आपको क्रम में देखने को मिलने वाले हैं। चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल बोलता है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम कौन सा होगा? तो ये कौन सा वंश आ गया? सैयद वंश जो है कि आपको आ गया। और सैयद वंश का कालक्रम जो है कि आपको बोलता है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सैयद वंश का हर एक जो है कि शासक का कालक्रम जो है कि आपको याद होना चाहिए, तभी ये प्रश्न को बना लीजिएगा। तो आइए हम इसका कालखंड आपको बताते हैं, तब जो है कि आपका प्रश्न जो है कि आपको बन जाएगा। सही है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं सैयद वंश की स्थापना कौन किया है? खिर्ज खान किया है। खिर्ज खान रहेगा 1414 से लेकर 1421 तक रहेगा, पहला हो गया। उसके बाद रहेगा कौन? मुबारक शाह। मुबारक जो है कि आपको शाह आएगा। मुबारक शाह जो है कि आपको रहेगा कब से कब तक? तो 1400, देखिएगा 1421 से 34 तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद रहेगा मुबारक शाह, ना महमूद शाह पर लिख देंगे। मुबारक शाह पे लिखना चाहिए, सॉरी गलती हो गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे होगा महमूद शाह पे हो जाएगा, मुबारक शाह पे लिख दीजिए। ये हो जाएगा 1421 से 34, 1421 से 34 तक। तीसरा है मुबारक शाह। मुबारक शाह की बात करेंगे, ये जो है कब से लेकर? तो 1434 से 43 तक रहेगा। और चौथा है अलाउद्दीन, जो है कि आलम शाह की बात करेंगे, ये 1443 से लेकर 1451 तक रहेगा। अब जरा निकाल लीजिए कौन कौन है, जरा सजाइए तो इसको। सबसे पहला आएगा 1 नंबर, 1 के बाद आएगा 3 नंबर, 3 के बाद आएगा 2 नंबर, 2 के बाद आएगा 4। 1 3 2 4, देखिए तो 1 3 2 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में जो है कि आपको होने वाला है। और सैयद वंश की बात करेंगे, सैयद वंश की स्थापना जो है कि आपको किसने किया था? सैयद वंश की स्थापना खिर्ज खान ने किया था। और खिर्ज खान ने एक उपाधि को धारण किया था, कौन सा उपाधि? रैयत आला की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। किसकी उपाधि? रैयत आला की उपाधि जो है कि आपको खिर्ज खान ने धारण किया था। आगे आते हैं, आगे आइएगा, क्या बोलता है 9वां नंबर सवाल। रुद्रमा, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके बारे में सही कथनों को चयन कीजिए। रानी रुद्रमा जो है कि आपको विरांगल के काकतीय वंश की चौथी जो है कि स्वतंत्र जो है कि आपको शासिका थी। ये जो है कि आपको बिल्कुल सही है, ये केवल और केवल कभी थी? चौथी जो है कि आपको थी। इन्होंने दक्षिण दक्षिण में तमिलनाडु में पांड, उड़ीसा के जो है कि आपको पूर्वी भाग में गंग शासक और देवगिरी के शिवना शासक को पराजित किया था। इसमें जो है कि आपको ये क्या है? ये दूसरा नंबर का गलती होने वाला है। केवल जो है कि आपको क्या होगा? केवल जो है कि आपको एक सही होगा, है ना। इसने तमिलनाडु के पांड शासक को पराजित किया था, उड़ीसा के गंग को किया था, लेकिन देवगिरी के शासक को नहीं कर पाया था। एक ही जो है कि आपको सही इसमें हो पाएगा। 10वां नंबर सवाल, 10वां सवाल बोलता है कि मध्य युग में, कौन से युग में? मध्य युग में भारत, भारत के संदर्भ में
है ना। सारिस शब्द का जो है कि आपको अर्थ क्या था, तो सारिस एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार का जो है कि आपको यह एक स्थान जिसका उद्देश्य उद्देश्य भारत और विदेश यात्रियों के विदेश यात्री तीर्थ यात्री व्यापार आदि को अस्थायी आवास जो है कि क्या करना, प्रदान करना, यही जो है कि इसका उद्देश्य जो है कि आपको था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, इसका सी इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल को जरा देखिएगा। अगला सवाल बोल रहा है 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 11वें सवाल के ऊपर आते हैं। 11वां बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला बोलता है कि इल्तुतमिश ने सिजदा और पाबोस प्रथा को शुरुआत किया। नहीं, बिल्कुल गलत है। किसने किया था, बलबन ने किया था। बलबन ने किया था, तो पहला तो गलत हो गया। बलबन ने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने जो है कि आपको किया था, तो सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत जो है कि आपको बलबन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। तो पहला आपका गड़बड़। दूसरा चलते हैं, दूसरा बात करते हैं। बलबन ने चांदी के टाका और तांबे का जीतल जीतल मुद्रा का जो है कि आपको शुरू किया था। ना, बलबन नहीं किया है, ये किया है कौन, इल्तुतमिश किया है। इल्तुतमिश तुतमिश किया है। तो ए भी गलती और दो भी गलती, मतलब कि दोनों का दोनों जो है कि आपको क्या होने वाला है, ना तो एक होगा ना ही दो होगा। अब जरा आ लेते हैं किस पे, बलबन पे और इल्तुतमिश पे जरा आ लेते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश को जब खोलिएगा, सल्तनत काल को जब खोलिएगा, सल्तनत काल में पहला वंश आएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है कि आपको, और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा। ऐबक का जो है कि आपको गुलाम कौन होगा, ऐबक का गुलाम होगा इल्तुतमिश होगा। सबसे पहले ऐबक बैठेगा, ऐबक के बाद जो है कि आपको कौन बैठेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है कि आपको बैठेगा आराम शाह। आराम शाह के बाद जो है कि आपको कौन बैठेगा, आराम शाह के बाद जो है कि आपको बैठेगा इल्तुतमिश बैठेगा। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश जो है कि आपको दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठता है, तो 1211 में जो है कि आपको बैठता है। और ये जो इल्तुतमिश जो था, ये जो है कि आपको किसका, तो ये जो है कि आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है कि दास और दामाद दोनों जो है कि आपको रहता है ना, दोनों जो है कि आपको रहता है। अब जब ये गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश, तो अपनी राजधानी को, इससे पहले इसकी राजधानी लाहौर चल रही होती है, इसको लेकर कहाँ आ जाता है, दिल्ली जो है कि आपको लेकर आ जाता है ना। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, जिसने जो है कि क्या किया था, तो बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको करता था, किया हुआ था, है ना। अब आते हैं किस पे आते हैं, बलबन पे आते हैं। बलबन की बात करते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में और चलते हैं। बलबन की बात कर लेंगे। एक जो है कि आपको दिल्ली सल्तनत का शासक रहता है, जिसका नाम रहता है नसरुद्दीन जो है कि आपको महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो है कि ऐसा राजा रहता है, उसके बारे में कहा जाता है कि अपना जीवन यापन किसको सीकर, टोपी सीकर जो है कि आपको करते रहता है ना, टोपी सीकर करते रहता है। थोड़ा सा और फ्लैशबैक में चलेंगे। ये इल्तुतमिश जो रहता है, इल्तुतमिश ये जो है कि चालीसा दल का गठन करता है, और इसी चालीसा दल में 40 को जो है कि सरदार रहते हैं। इसी सरदार में एक जो रहता है बलबन रहता है ना। और यहीं से जो है कि नसरुद्दीन मोहम्मद से बलबन बलबन की पुत्री का जो है कि आपको विवाह हो जाता है। अब बलबन अपनी पुत्री का जब इससे विवाह कर देता है, उसके बाद कुछ दिन तक जो है कि आपको ये और इसकी पुत्री मिलकर ये जो है कि नसरुद्दीन मोहम्मद की हत्या कर बलबन जो है कि आपको क्या होता है, बलबन राजगद्दी पर जो है कि आपको बैठ जाता है। और जैसे ही बलबन राजगद्दी पर बैठता है, सबसे पहले तुर्कान चिलगानी 40 सरदारों का दल वाला को समाप्त जो है कि आपको कर देता है ना। और बलबन जो है कि आपको सिजदा और पाबोस प्रथा की जो है कि आपको शुरुआत करता है, नौरोज फेस्टिवल की शुरुआत करता है। और यहाँ से सवाल भी पूछता है कि लौह रक्त की नीति अपनाने वाला कौन था, तो वो बलबन था। और जब बलबन जो है कि आपको बलबन अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद से करता है, तो बलबन को नसरुद्दीन मोहम्मद जो है कि एक उपाधि देता है। कौन सा, उलुग खान की उपाधि देता है। किसका, उलुग खान की जो है कि आपको उपाधि देता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक भी गलत और दो भी गलत जो है कि आपको हो गया। अगला देखिएगा, अगला है 12 नंबर सवाल। 12वां सवाल क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। 12वां बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त जो है कि कालीन प्रशासनिक विभाजन का जो है कि आपको सही क्रम है। गुप्त कालीन प्रशासनिक विभाजन का क्या होने वाला है, सही क्रम कौन सा होने वाला है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है भुक्ति होता है। भुक्ति के बाद जो है कि आपको विषय, विषय के बाद जो है कि आपको विधि, विधि के बाद जो है कि आपको ग्राम, यही जो है कि आपको सही जो है कि क्रम जो है कि आपको होगा। गुप्त काल की बात कर रहा है।
गुप्त काल से पहले यहाँ से समझ लेते हैं आंसर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। गुप्त काल की बात करेंगे, गुप्त काल जो है कि तीसरी शताब्दी के अंत में जो है कि आपको कौशाम्बी के निकट इसका उदय हुआ था, और यह संभवतः जो है कि आपको कुषाणों के सामंत जो है कि जो थे वही जो है कि गुप्त की स्थापना कर रहे थे। और गुप्त का स्थापना कौन करता है? श्री गुप्त गुप्त की स्थापना जो है कि आपको करते हैं, और श्री गुप्त के बाद इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच जो है कि आपको बनता है। और गुप्त वंश का सबसे महान जो है कि सम्राट, प्रथम महान सम्राट की बात करेंगे, चंद्रगुप्त जो है कि आपको प्रथम बनता है, जो एक उपाधि को धारण करता है, कौन सा? महाराजा धीराज की उपाधि जो है कि आपको धारण करता है ना। और गुप्त साम्राज्य में जो है कि आपको समुद्रगुप्त भी बनता है, जिसने कविराज की उपाधि, परम भागवत की उपाधि, लिच्छवी दौहित्र की उपाधि और भारत का नेपोलियन, ये सब कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और गुप्त साम्राज्य में ही जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे। और विक्रमादित्य के साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही क्या रहेगा? नवरत्न जो है कि आपको रहा करता था। क्या रहा करता था? नवरत्न जो है कि आपको रहा करता था। और जो है कि इसी के शासनकाल में कौन आया था? स्वाहियान जो है कि आपको आया था। और गुप्तकालीन शासक स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पे सुदर्शन झील का क्या करवाया था? सुदर्शन झील का पूर्ण उद्धार जो है कि आपको करवाया था, कौन? स्कंद गुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक जो है कि आपको विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त जो है कि आपको इसका अंतिम शासक था। चलते हैं अगले सवाल। 13वां सवाल क्या बोल रहा है? 13वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तु की जो है कि वेसर शैली का उदाहरण है? तो वास्तु की वेसर शैली, वास्तुकला का वेसर शैली का उदाहरण जो है कि आपको होयसला का मंदिर होगा, है ना। वेसर शैली का मतलब होता है, ये भारत है, ये भारत हो गया। भारत का जो है कि ये पूरा का पूरा जो है कि भाग है, मतलब उत्तर भारत में जो है कि आपको कौन सा शैली, मध्य भारत में कौन सा, और दक्षिण भारत में कौन सा? दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली होता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली जो है कि आपको होता है। उत्तर भारत में जो है कि आपको कौन सा? उत्तर भारत की बात करेंगे, ये जो है कि आपको नागर शैली, कौन सा? नागर। मध्य भारत में जो है कि आपको बेसर, बेसर। और दक्षिण भारत में द्रविड़। और नागर शैली में ही एक जो है कि मंदिर का भाग आता है, जिसका नाम होता है पंचायतन शैली। इसमें कंदरिया महादेव की मंदिर पंचायतन शैली में आपको देखने को मिलेगा, है ना। लिंगराज टेम्पल पंचायतन शैली का जो है कि मंदिर देखने को मिलेगा। दशावतार मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर पंचायतन शैली का जो है कि आपको मंदिर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये होयसला मंदिर किसका है? ये होयसला मंदिर जो है कि आपको वेसर शैली, मतलब कि मध्य भारत में जो है कि आपको होने वाला मंदिर जो है कि आपको होने वाला है। और अयोध्या का राम मंदिर, ये जो है कि आपको किसका है? नागर शैली का जो है कि आपको एग्जाम्पल होगा, नागर, नागर का जो है कि आपको एग्जाम्पल होगा। कंदरिया महादेव पंचायतन। 14 नंबर सवाल की 14वां सवाल बोलता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भाभूति, हस्त जो है हस्तमल और जो है कि आपको क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये सब क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये सब जो है कि इस प्रकार के क्या रहते हैं? तो नाटककार जो है कि आपको रहते हैं। भभूति, मालती माधव जो है कि आपको इसी के द्वारा लिखा गया है। क्षमेश्वर के द्वारा भी कुछ कृति लिखी गए हैं, और हस्तमल के द्वारा भी कुछ कृतियां जो है कि आपको लिखी गई हैं, जिसके कारण ये सब जो है कि क्या है? प्रसिद्ध होने वाले हैं, नाटककार जो है कि आपको होने वाले हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम को कौन सा है? सही क्रम की बात कर रहा है ना यहाँ पे। अब आते हैं प्रस्तावना में सही क्रम बोल रहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। देखिएगा, समाजवादी गलत हो गया, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, बिल्कुल यही जो है कि आपको सही होगा। क्या होगा? यही जो है कि आपको सही होगा। प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। प्रस्तावना, अब जरा आइएगा, जरा प्रस्तावना पे चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोक से जो है कि आपको होता है, और प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया है, वो कौन सा संविधान संशोधन है? तो वो 42वां नंबर का संविधान संशोधन है। और 42वां नंबर के संविधान संशोधन की बात करेंगे, वो जो है कि आपको 1976 में आया था, और उसमें जो है कि आपको 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है कि आपको जोड़ा गया था। ये 3 शब्द जो है कि आपको जोड़े गए थे प्रस्तावना में, ठीक ना। और प्रस्तावना की बात करेंगे, प्रस्तावना में संप्रभुत्व संपन्न, है ना, समाजवादी और जो है कि पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना, यही जो है कि क्या था? यही जो है कि इसका मुख्य जो है कि आपको क्या रहता है? उद्देश्य जो है कि आपको रहता है, उद्देश्य जो है कि आपको रहता है। और जरा सुन लीजिएगा, आपसे अगर पूछ दे कि प्रस्तावना में
कितने प्रकार की न्याय की जो है कि बात कही गई है? तो इसमें न्याय की बात करेंगे, न्याय जो है कि आपको 3 प्रकार की न्याय की जो है कि आपको बात कहा गया है। कितना प्रकार के न्याय? 3 प्रकार की न्याय जो है कि आपको बोला गया है। कौन-कौन? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय जो है कि आपको बोला गया है। स्वतंत्रता की बात करेंगे, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होने वाला है। राष्ट्र की जो है कि एकता और अखंडता होने वाला है और गरिमा होने वाला है ना? और बंधुत्व भाईचारा को भी बनाकर रखना है, इसके बारे में भी जो है कि आपको बोला गया है। एन.ए. पालकी वाला एक निकल के सामने आएँगे और इन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का क्या बोला था? परिचय पत्र जो है कि आपको कहा था। प्रस्तावना की बात करेंगे, प्रस्तावना ये भारतीय संविधान में कहाँ से? इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से, जबकि प्रस्तावना अमेरिका से जो है कि आपको लिया गया है ना? अमेरिका से जो है कि आपको लिया गया है। और प्रस्तावना को जो है कि किसने अंग नहीं माना था? तो बेरू-बारीवाद संघ में ये प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना था। और ये बेरू-बारीवाद कब आता है? तो बेरू-बारीवाद 1960 में आता है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये 1973 में आता है। ये प्रस्तावना को क्या मानता है? प्रस्तावना को जो है कि आपको अंग मानता है और वो जो है कि आपको कहता है कि इसके मूल ढांचा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, बाकी आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पंचायती राज, यहाँ पे कहा गया पंचायती राज। पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है कि आपको सही होने वाला है पंचायती राज के संबंध में, है ना? सत्य है ना, सत्य कथन है। तो पहला, पंचायती राज में जो है कि आपको पंचायत समिति और जिला जो है कि परिषद अध्यक्ष अध्यक्ष प्रत्यक्ष चुनाव सदस्यों का गठन होता है। नहीं, अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष। सदस्यों का चुनाव जो होता है ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। किसका? सदस्यों का चुनाव जो होता है ये प्रत्यक्ष होता है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव क्या होता है? अध्यक्ष का चुनाव जो है कि अप्रत्यक्ष होता है। पहला ही गलत हो गया। दूसरा क्या बोलता है कि पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 18 साल चाहिए। नहीं नहीं नहीं, 21 साल चाहिए। कितना साल चाहिए? 21 साल। लेकिन वोट गिराने के लिए कितना साल? वोट गिराने के लिए 18 साल चाहिए। तो दूसरा भी गलत, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। तीसरा बोलता है कि पंचायती राज संस्थान का चुनाव जो है कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पर्यवेक्षण में होता है। बिल्कुल सही है। ये जो पंचायती राज का चुनाव जो होता है ये राज्य का निर्वाचन आयोग जो है कि आपको करवाता है ना? तो ये तो आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो गया? सही हो गया। उपयुक्त सभी तो मैंने केवल और केवल कौन सा सही? केवल और केवल जो है कि आपको तीसरा जो है कि आपको क्या हो गया? सही जो है कि आपको हो गया। पंचायती राज की बात कर लेते हैं, पंचायती राज की चर्चा, है ना? भारतीय संविधान की अनुसूची की बात करेंगे, 11वीं नंबर की अनुसूची में जो है कि आपको पंचायती राज की चर्चा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए कुल कितने विषय को रखा गया है? 29 विषय को रखा गया। कितना विषय? 29 विषय। और इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था। 73वां नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है कि आपको हुआ है। 73वां संविधान संशोधन जो है कि आपको हुआ है 1992-93 में। और इसमें पंचायती राज में जो है कि आपको कितना 243 के ए से लेकर जो है कि आपको कहां तक? ए से लेकर जो है कि आपको जी तक जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना? जो है कि आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अनुच्छेद पे कभी अगले दिन जो है कि जब पंचायती राज का आएगा ना प्रश्न, वहां पे जो है कि आपको चर्चा कर लेंगे। और भाग की बात करेंगे तो पंचायती राज से संबंधित भाग कौन सा होगा? तो भाग जो है कि आपको 9 होने वाला है। कौन सा भाग होगा? 9 जो है कि आपको भाग होगा पंचायती राज से जो है कि आपको संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, 17वां सवाल पे आते हैं। 17वां सवाल क्या बोलता है? 17वां बोलता है केंद्र और राज्य के मध्य जो है कि वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में जो है कि अनुसूची में बोल रहा है? तो केंद्र और राज्य के बीच मतलब कि सूचियों का जो है कि वर्णन किस में होगा? तो ये 7वीं अनुसूची में होगा। किस में होगा? 7वीं में होगा। 7वीं में सूचियों का वर्णन किया गया है। इसमें 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये किस में होने वाला है? ये 7वीं अनुसूची में जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं हो जाएगा। 8वीं की बात करेंगे, 8वीं में लैंग्वेज हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। 5वीं में जो है कि आपको हो जाएगा, 5वीं में क्या होगा? तो संपूर्ण भारतवर्ष में जो है कि आपको क्या होगा? एसटी का प्रसारण हो जाएगा। और छठी की बात करेंगे, छठी में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य एटीएमएम, है ना? एटीएमएम असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जो है कि एसटी का क्या होगा? प्रशासन के बारे में चर्चा करी गई है। आगे चलते हैं, 18वां सवाल। 18वां सवाल बोलता है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए। तो ये समा जो है कि आपको देश को जो है कि आपको जारी कर दिया जा सकता है। मौलिक अधिकार की बात आया, मौलिक अधिकार जो है कि देखिएगा, मौलिक अधिकार भाग 3 में जो है कि आपको चर्चा होती है ना? भाग 3 में मौलिक अधिकार का जो है कि आपको चर्चा किया जाता है। अनुच्छेद नंबर कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर अनुच्छेद नंबर 35 तक जो है कि आपको होता है। और इसी में अनुच्छेद नंबर 32 को जब पढ़िएगा तो 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है।
और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बी आर अम्बेडकर के द्वारा, है ना, संविधान की आत्मा जो है कि आपको कहा गया है। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है कि आपको कहा गया है। और इसमें 5 प्रकार का रिट जारी करने की शक्ति होती है। हाई कोर्ट जो है कि आपको 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको किसके तहत? 32 के तहत जो है कि आपको रिट निकालती है। ठीक है। रिट 5 प्रकार का होता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जो है कि आपको होता है। ये 5 प्रकार की जो है कि आपको रिट। आगे आते हैं, अगला क्या बोलता है, अगला सुनिएगा। अगला बोलता है कि पर्यावरण जो है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। तो ये जो है कि आपको क्या किसमें अंतर्गत आएगा? 19 नंबर है ना, 19 का जो है कि आपको मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो है कि आपको आने वाला है। इसके अंतर्गत आएगा, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो है कि आपको आने वाला है। ये आपका मूल कर्तव्य होगा कि ये जो है कि क्या करना है आपको, जो है कि आपको रक्षा करना है। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, भाग कौन सा? भाग जो है कि 4 का क होगा। और अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद जो है कि 51 का क जो है कि आपको होगा। ऐसे नीति निषेध सिद्धांत की बात करेंगे ना, डीपीएस में भी जो है कि आपको पर्यावरण संबंधी जो है कि बात लिखा गया है। पर्यावरण का संरक्षण जो है कि आपको लिखा गया है 48 के क में। किसमें लिखा गया है? डीपीएसपी में। 48 के जो है कि ए में जो है कि आपको लिखा गया है। इसमें क्या लिखा गया है? पर्यावरण का संरक्षण करना जो है कि आपको होगा। इसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जो है कि आपको जोड़ा गया है। और 48 की बात करेंगे, 48 में क्या होने वाला है? कृषि एवं पशुपालन, दुधारू पशु के बारे में चर्चा जो है कि आपको किया गया है ना, चर्चा किया गया। आगे चलता है। 20वां सवाल क्या बोलता है कि भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित निकायों में, है ना, निकाय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में कौन सा जो है कि प्रभारी होता है? ये प्रभारी की बात करेंगे, ये कौन होता है? तो भारतीय जो है कि आपको मानक जो है कि कौन? भारतीय मानक जो है कि आपको ब्यूरो जो है कि आपको होता है। कौन होता है? भारतीय मानक ब्यूरो जो है कि आपको होता है। अगला है कि दिया गया सूची 1 को सूची 2 से जो है कि आपको मिला लेना है। कौन इसमें से जो है कि आपको सम्मिलित नहीं है, इसको भी जरा चेक करना है कौन सम्मिलित नहीं है। सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर बिल्कुल सही है, राजस्थान में ये जो है कि आपको होने वाला है। दूसरा है कि हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, ये जो है कि आपको हैदराबाद दिया है, यही गलती है। ये तो देहरादून दिया है ना, इसका होगा शिमला, होगा क्या होगा? शिमला। यही आपका गलती हो गया, आंसर तो आपको यही निकल गया, ऑप्शन नंबर बी। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में होने वाला है। और चौथा बोलता है कि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जो है कि आपको जबलपुर मध्य प्रदेश में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में होने वाला है। यही जो है कि आपको क्या हो गया? गलती जो है कि आपको हो गया। और बताइएगा, बताइएगा चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक जो है कि आपको उड़ीसा में जो है कि आपको होने वाला है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये जो है कि मनीला फिलीपींस में जो है कि आपको होगा, है ना, कहाँ होगा? मनीला जो है कि आपको फिलीपींस में जो है कि आपको होगा। आलू अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, शिमला में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, लखनऊ में जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। कहाँ पे? लखनऊ में जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 22 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। 22 नंबर सवाल क्या बोलता है, जरा देख लीजिएगा। 1 मिनट, लैपटॉप से चार्ज में लगा देंगे। 22वां सवाल बोल रहा है कि भारत में कोयला खनन के महत्वपूर्ण जो है कि घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही सम्मिलित कालानुक्रम को व्यवस्थित जो है कि आपको करना है। इसमें भी जो है कि आपको क्या है, इसमें भी जो है कि आपको व्यवस्थित जो है कि आपको करने की बात कहा गया है। इसमें भी आपको इसमें नहीं पता होगा तो आप इसमें भी गलत जो है कि मारेंगे, लगाएंगे। देखिएगा कैसे जो है कि आपको सही करवाते हैं हम। सबसे पहले रानीगंज जो है कि कोयला उत्पादन का प्रथम उत्पादन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1974 में, हुआ था 1974। सॉरी, 1774। कब हुआ था? 1900 नहीं, 1774। 1774। उसके बाद सीआईएल की स्थापना, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है कि आपको 1975 में हुआ है। कब हुआ है? 1975 में। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1972 को किया गया। और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना जो है कि कब किया गया? 1963 में किया गया। अब इसको सजा लीजिए, बोलता है सही क्रम से सजाना है। तो पहले आ जाएगा 1 नंबर, एक पहला आ जाएगा। उसके बाद जो है कि आपको 4 आ जाएगा, उसके बाद आपको 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2 है ऑप्शन नंबर। यही इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। छाप लीजिएगा, अलग से लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 1 मिनट, पानी पी ले थोड़ा सा। 23वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। 23वां सवाल बोलता है कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम
नमक और जास्ता का भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो वो राज्य है कौन? राजस्थान जो है कि आपको होने वाला है। ये चूना पत्थर के लिए भी, जिप्सम के लिए, नमक के लिए, जास्ता के लिए, भंडारण के लिए कौन है प्रसिद्ध? जो है कि आपको राजस्थान जो है कि आपको होने वाला है। आइएगा, अब क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। अब आ गया कौन सा? जनसंख्या आ गया, जनगणना आ गया। किसका जनगणना है? ये जनगणना आ गया है आपका 2011 का। प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा प्रश्न को जरा देखिएगा। प्रश्न बोल रहा है कि जनगणना 2011, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना होने वाला है? तो नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत की बात करेंगे, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना होने वाला है? 31 दशमलव जो है कि आपको 2 जो है कि आपको नगरीय जनसंख्या जो है कि आपको होने वाला है। जो बचा इसके अलावा वो क्या हो जाएगा? वो जो है कि आपको हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, ग्रामीण वाला। अब जरा सुनिएगा, ये 2011 की जनगणना आई। ये स्वतंत्र भारत की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत की कैमी है, स्वतंत्र भारत की ये जो है कि आपको कैमी 7वीं होने वाला है। और ओवरऑल की बात करेंगे, ओवरऑल में ये 15वीं नंबर का जनगणना जो है कि आपको होने वाला है। और 2011 की जनगणना का जो है कि आपको शुभंकर कौन था? प्रगणक जो है कि आपको शिक्षिका जो है कि आपको इसका शुभंकर था। और इसका आदर्श वाक्य की बात करेंगे, हमारा जनगणना हमारा जो है कि आपको भविष्य, इसका आदर्श वाक्य था। और उस समय के वर्तमान के जो है कि पंजी नियंत्रण कौन थे? सी चंद्रमौली जो है कि आपको थे उस समय। चलिएगा आगे चलते हैं। भारत के लिंगानुपात की बात करेंगे, लिंगानुपात भारत में कितना होने वाला है? तो भारत का लिंगानुपात 943 जो है कि आपको होने वाला है। जबकि शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे, शिशु लिंगानुपात कितना है? 918 है। कितना है? 918 जो है कि आपको शिशु लिंगानुपात जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। और सर्वाधिक अगर जनघनत्व की बात करेंगे, जनघनत्व बिहार में होगा। दशकीय वृद्धि की बात करेंगे, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कौन किया? मेघालय किया। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि कौन किया? नागालैंड जो है कि आपको किया। सर्वाधिक जनसंख्या जो है कि उत्तर प्रदेश के पास है। सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे, कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम जो है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिक्किम जो है कि आपको हो जाएगा। सर्वाधिक जो है कि अनुसूचित जाति मतलब एससी की बात करेंगे, एससी जो है कि आपको कौन हो जाएगा? एससी जो है कि संख्या की बात करेंगे, संख्या में जो है कि उत्तर प्रदेश। और प्रतिशत की बात करेंगे, प्रतिशत में कौन हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। एसटी की बात करेंगे, एसटी जनसंख्या में मध्य प्रदेश। और प्रतिशत में बात करेंगे, एसटी कहाँ प्रतिशत में? तो ये मिजोरम में जो है कि आपको हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है कि आपको कहाँ होगा? केरल में होगा। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ होगा? हरियाणा में जो है कि आपको सबसे कम लिंगानुपात जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। चलते हैं 25वां सवाल पे। 25वां बोलता है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक की बात करेंगे, ये किसको? तो रिचर्ड जो है कि आपको फेनमैन को जो है कि आपको नैनो टेक्नोलॉजी का जो है कि आपको जनक माना जाता है। रिचर्ड फेनमैन को जो है कि आपको जाना जाता है। निकोल टेस्ला, ये जो है कि आपको निकोल टेस्ला, ये जो है कि आपको किसका? टेस्ला कंपनी के जो है कि आपको होने वाले हैं, है ना, टेस्ला का। आगे चलते हैं। अगला है कि आपका निम्नलिखित में से कौन जो है कि आपको रॉकेट, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो रॉकेट जो है कि रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, आरेखीय गति का संरक्षण। और इसी में जो है कि आपको रॉकेट का बात करें, न्यूटन का कौन सा लॉ? तो न्यूटन का जो है कि आपको थर्ड नियम पे जो है कि आपको काम जो है कि आपको करने वाला है। न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। पहला नियम से बल का जो है कि आपको परिभाषा, दूसरा से बल का व्यंजक, और तीसरा से बल की प्रकृति, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया जो है कि आपको होने वाला है। और प्रथम नियम को ही जड़त्व के नियम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, इसमें जड़त्व के बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे चलते हैं 27वां सवाल। 27वां सवाल क्या बोलता है? इको जो है कि आपको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का प्रयोग किसमें होता है? इको साउंडिंग का प्रयोग जो है कि समुद्र की गहराई के माप के लिए जो है कि आपको किया जाता है। इस समुद्र की गहराई के लिए भी याद रखिएगा, फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फैदोमीटर का, मीटर का प्रयोग किसके लिए? समुद्र की गहराई की जांच के लिए जो है कि आपको किया जाता है। सोलर सेल निम्न में से किसका बना होता है? सोलर सेल जो होता है अर्धचालक का बना होता है। किसका होता है? अर्धचालक। और अर्धचालक में दुइये को अर्धचालक जो है कि ज्यादा प्रश्न करता है। एक का नाम होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन। और दूसरा का नाम होता है जर्मेनियम, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या है? अर्धचालक जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न क्या है? ऐसे वर्षा जिसमें जो है कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का घटक शामिल होता है, और उसका जो है कि पीएच वैल्यू का मान 4.5 से कम होता है, ऐसे वर्षा को कैसे वर्षा के नाम से जानते हैं? तो ऐसे वर्षा को अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। और अम्लीय वर्षा में जो है कि कौन होता है? SO2 और NO2 जो है कि आपको होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। अगला है कि 30वां नंबर सवाल क्या बोलता है कि जहरीली गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में
है ना, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में जो है कि आपको किया जाता है? जहरीली को खत्म करने के लिए बोल रहा है। जहरीली को खत्म करने के लिए जो है कि आपको रियोडियम का जो है कि आपको प्रयोग किया जाएगा। किसका? रियोडियम का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा। अगला प्रश्न 31 की बात करते हैं। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन परिवहन में Ca+ कैल्शियम प्लस प्लस का उपयोग कर कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण होता है, तो वो कोशिका विभाजन में कौन महत्वपूर्ण होता है? तो ये जो है कि कैल्शियम के साथ जो है कि महत्वपूर्ण कौन करता है? तो ये फास्फोरस जो है कि आपको करता है। कौन करता है? फास्फोरस करता है। अगला 32वां सवाल क्या बोलता है कि किस खाद्य पदार्थ में सभी जो है कि आवश्यक एमिनो एसिड में पाया जाता है? सभी आवश्यक एमिनो एसिड में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? तो ये 4 ऑप्शन दिया है। तो एमिनो एसिड जो है कि क्या होता है? एमिनो अम्ल एक प्रकार का जो है कि आपको क्या, एक प्रकार का प्रोटीन यहाँ से निर्माण होगा, प्रोटीन। तो इसमें देखिए प्रोटीन वाला कौन ऑप्शन है? प्रोटीन वाला अंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडा जो है कि आपको हो जाएगा। और ये अंडा की बात करेंगे, अंडा का जो ऊपरी वाला भाग होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का इसका छिलका बना होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके अंदर जो सफेद वाला भाग होता है इसी में क्या होता है? इसी में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। इसी में पीला वाला जो भाग होता है उसमें क्या होता है? फैट होता है। क्या होता है? फैट होता है। अंडा से हमने आपको निकाल दिया है सवाल। आगे चलते हैं। मिलाना है, मिला दीजिए। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नहीं है, नहीं बोल रहा है ना। पोडोलॉजी, पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन। किसका अध्ययन? मृदा का। है ना। ये क्या बोल रहा है? पौधा का जीवाश्म का अध्ययन। यही आपका आंसर राइट हो जाएगा, बाकी सब सही होगा। एंथोलॉजी से फूलों का अध्ययन बिल्कुल सही है। उसके बाद एंटोमोलॉजी से जो है कि आपको जंतु विज्ञान की जो है कि आपको शाखा होने वाली है। और ट्रोफोलॉजी से जो है कि पोषक का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में जो है कि आपको क्या किया जाता है? मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। यही आपका गलती जो है कि आपको दे दिया है, पौधों का दे दिया है। आगे चलते हैं। किस शैवाल से जो है कि हमें क्या होती है? किस शैवाल से? आयोडीन बोल रहा है ना। आयोडीन की जो है कि आपको प्राप्ति जो है कि आपको होती है। तो आयोडीन की प्राप्ति के लिए बात करेंगे, वो शैवाल कौन सा होगा? वो लेमिनेरिया नाम का शैवाल होगा। कौन सा शैवाल होगा? लेमिनेरिया नाम का जो है कि आपको शैवाल होगा। शैवाल के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। शैवाल को देखिएगा, शैवाल का रंग हरा होता है, ये प्रकाश संश्लेषण करता है, ये स्वपोषी होता है, ये पानी में जो है कि आपको जिंदा रह सकता है। और सबसे लंबा शैवाल की बात करेंगे, सारगैसो सागर नाम का एक शैवाल का नाम सुने होंगे, जो सबसे लंबा जो है कि आपको शैवाल होता है, सारगैसम शैवाल। यही सबसे लंबा जो है कि आपको होने वाला है। क्या होने वाला है? लंबा। है ना। उसके बाद जो है कि नीलहरित शैवाल को खेत में खाद के रूप में जो है कि इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, नाइट्रोजन के उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है ना। प्रोटोडर्मा ये सबसे छोटा शैवाल होता है, प्रोटोडर्मा, जो कहाँ पाया जाता है? प्रोटोडर्मा पाया जाता है, प्रोटोडर्मा कछुआ के ऊपर। कछुआ के ऊपर जो है कि प्रोटोडर्मा नाम का शैवाल जो है कि आपको पाया जाता है। एक शैवाल का नाम होता है क्लोरोला, क्लोरोला। इसको अंतरिक्ष यात्री जो है कि लेकर जाते हैं, प्रोटीन जो है कि आपको खाते हैं, इसको खाने से उनको क्या मिलती है? प्रोटीन जो है कि आपको मिलता है शैवाल खाने से। एक होता है ट्राइको जो है कि डायस्मियम, ये लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ट्राइको डायस्मियम के कारण जो है कि आपको होता है ना। और जापान के लोग जो होते हैं ना, वो शैवाल से क्या करते हैं? शैवाल का खाना बनाते हैं, जापान और चाइना में, है ना। चाइना में जो है कि आपको खाना किया बनाया जाता है। और कवक और शैवाल के बीच की कड़ी की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? लाइकेन जो होता है, कवक और शैवाल के बीच का जो है कि आपको कड़ी होता है। और लिटमस पेपर किस जो है कि लाइकेन से प्राप्त होता है? तो ग्राफिक्स नाम का लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त होता है, याद रखिएगा, ग्राफिक्स से। आगे आते हैं, 35वां सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको धातु अम्ल अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन मतलब कि गैस विस्थापित करता है? तो अम्ल से हाइड्रोजन जो है कि गैस विस्थापित करता है, तो मैग्नीशियम करेगा। कौन करेगा? मैग्नीशियम इसका राइट जो है कि आपको क्या होने वाला है? आंसर जो है कि आपको होने वाला है। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आ गया। 36वां सवाल की बात करेंगे। 36वां सवाल बोलता है कि हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो इनको जीन जो है कि आपको संश्लेषण के लिए दिया गया, न कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए। इसके लिए हरगोविंद खुराना को जो है कि आपको जीन संश्लेषण के लिए जो है कि आपको दिया गया। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है जीन संश्लेषण के लिए। अगला है 37वां सवाल बोलेंगे। 37वां क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है कि आपको कीट पकड़ता है? तो ये कीट पकड़ने वाला मतलब कीट भक्षी पौधा खोज रहा है। तो कीट भक्षी पौधा जो कौन होता है? तो ये कीट भक्षी पौधा की बात करेंगे। ये नेप्थीज जो है कि आपको होता है, ये कैसा पौधा होता है? कीट भक्षी जो है कि आपको पौधा होता है, कीटों को खाने वाला ये पौधा होता है। अगला 38वां बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जो है कि आपको सिलिका रोग हो जाता है? सिलियक रोग जो है कि आपको हो जाता है। तो ये सिलियक रोग की बात करेंगे, किसके कारण होता है सिलियक जो है कि? ये भी नया प्रश्न है। सिलियक विटामिन B12 से। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, है ना। ये जो है कि आपको होता है B12 से होता है। अब आते हैं विटामिन।
विटामिन की बात करेंगे, ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, बी1 का थायमिन होता है, बी2 का राइबोफ्लोविन होता है, बी3 का नियासिन होता है, बी5 का पेंटोनिक अम्ल होता है, बी6 का पैराडॉक्सिन होता है, बी7 का बायोटीन होता है, बी12 का साइनोकोबालामिन होता है, विटामिन सी का स्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन के को फिलोक्विनोन जो है कि आपको कहा जाता है, और विटामिन बी9 या बी11 को फॉलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं। सारा विटामिन का सुफरा साफ कर दी। 39वां सवाल क्या बोलते हैं? 39वां सवाल जो आपका बोल रहा है कि कोशिका में मौजूद जो है कि जेली पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कोशिका में जो मौजूद होता है जेली पदार्थ, तो गाढ़ा नोआ पदार्थ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो है कि आपका सवाल जो है कि आपको पूछ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कोशिका जो है कि आपको द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। सुनिएगा, ये होता है, एक होता है जीव द्रव होता है। जो जीव द्रव होता है, जीव द्रव का खोज जो है कि आपको किसने किया था? डुजार्डिन ने जो है कि आपको किया था। लेकिन नामाकरण किसने किया था? नामाकरण पुरकिंजे ने जो है कि आपको किया था। और जीव द्रव जो है कि गाढ़ा पदार्थ होता है जो जीवन का आधार होता है, और इसके अंदर जो है कि 80% भाग क्या होता है? जल जो है कि आपको होता है। और जीव द्रव भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कोशिका के अंदर जो रहता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं, और जो केंद्रक के अंदर रहता है उसे कौन सा द्रव कहते हैं? केंद्रिका द्रव जो है कि आपको कहते हैं। तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? तो ये जीव जो है कि आपको जीव द्रव जो है कि आपको बन जाएगा। आगे चलते हैं। पादप के विभिन्न जो है कि आपको प्रजातियों के दीर्घकालीन जो है कि आपको संरक्षण तकनीक को क्या कहा जाता है? तो दीर्घकालीन संरक्षण तकनीक को आईवीएफ कहा जाता है। इन विट्रो जीन जो है कि बैंक कहा जाता है। आई इन विट्रो जीन जीन जो है कि बैंक कहा जाता है ना। इसमें जो है कि संरक्षण करके रख लेंगे और बाद में इसको जो है कि क्या कर लेंगे? बाद में इसको फर्टिलाइज करके फिर से जो है कि आपको कर लेंगे। दीर्घकालीन बहुत लंबे समय के लिए बोल रहा है ना। आगे चलते हैं। 41वां सवाल की बात करेंगे। 41वां सवाल है कि पर्यावरण जो है कि निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जो है कि आपको आया था? तो ये आया था 2002 में जो है कि आपको आया था निष्पादन सूचकांक पर्यावरण। ठीक है, 2002 में आया था। अगला है कि आपको 42वां सवाल की बढ़ती जो है कि आपको बढ़ती शहरी रोजगार के परिक्षेप में ग्रामीण एवं शहरी जो है कि पलायन से संबंधित विरोधाभास की जो है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि मॉडल की व्याख्या करता है? तो वो मॉडल किसका मॉडल होने वाला है? तो वो मॉडल जो है कि आपको होने वाला है हेरिस जो है कि आपको डोडरी जो है कि आपको मॉडल होगा। कौन सा? हेरिस डोडरी मॉडल होगा। अगला है मिलाना है। मधुबनी की बात करेंगे। मधुबनी अपना बिहार में, कहाँ पे? बिहार में जो है कि मधुबनी होगा। ठीक ना, मधुबनी कहाँ होगा? बिहार में होगा। उसके बाद जो है कि आपको बोलता है कि लिपाक्षी की बात करेंगे। लिपाक्षी कहाँ पे होगा? तो ये लिपाक्षी जो है कि आपको आंध्र प्रदेश में होगा। कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में होगा। पटचित्रा की बात करेंगे। पटचित्रा जो है कि आपको उड़ीसा में होगा। पटचित्र कहाँ पे? उड़ीसा में होगा। और वारली की बात करेंगे। वारली कहाँ पे होगा? वारली जो है कि आपको महाराष्ट्र में होगा। तो देख लीजिए 4-3 जो है कि 1-2, 4-3-1 ऑप्शन नंबर डी में जो है कि आपको है 4-3-1-2। आगे चलता है। अगला बोल रहा है क्या? 44 नंबर सवाल। 44वां सवाल बोलता है कि फ्लिप बक्स निम्नलिखित में से किसके मध्य जो है कि स्थापित जो है कि करता है? तो ये करता है किसके किसके मध्य? तो ये करता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य जो है कि आपको संबंध को स्थापित करता है। कौन? फ्लिप्स जो है कि वक्र जो है कि आपको स्थापित करता है। सूची 1 को सूची 2 से जो है कि मिला देना है। देखिए ये जो है कि मिलाने वाला है। कहलगांव की बात करेंगे। कहलगांव जो है कि भागलपुर बिहार में अपना होगा, तो इसका आंसर जो है कि बिहार हो गया। खरदौन की बात करेंगे। खरदौन कहाँ पे? खरदौन जो है कि आपको मध्य प्रदेश में है। कोरबा की बात करेंगे। कोरबा जो है कि आपको कहाँ पे होगा? कोरबा जो है कि आपको छत्तीसगढ़ में होगा। और कुंडकी की बात करेंगे, कर्नाटक में होगा। तो देखिएगा 2-1-2-1-4-3 वाला देखिए 2-1-4-3 है कहीं? 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर ए में जो है कि आपको दिख रहा है। 2-1-4-3 जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं। 46वां सवाल क्या बोलता है? 46वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जो है कि जोड़ा सम्मिलित नहीं है ना। जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जे एस्किन्स के द्वारा जनरल थ्योरी ऑफ जो है कि डेवलपमेंट, है ना, इंटरेस्ट एंड मनी बिल्कुल सही है। ये भी जो है कि आपको लिखा गया। गुरनाल मिल्डर के द्वारा एशियन ड्रामा यो लिखा गया। कार्ल मार्क्स जो है प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिक्स इकोनॉमिक एंड जो है कि आपको इलेक्ट्रेक्शन, यही जो है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है डेविड रिकार्डो के द्वारा। डेविड रिकार्डो रिकार्डो के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। यही आपका क्या हो गया? यही जो है कि आपको कार्ल मार्क्स जो है कि आपको दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल कैपिटल के लेखक जो है कि आपको कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। अपस्फा पहली बार कब लगा था? तो पहली बार जो है कि आपको 7 पूर्वोत्तर भारत के लिए जो है कि आपको आया था अपस्फा।
अस्पा का पूरा नाम होता है ए फॉर आर्म्ड, एफ फॉर पुलिस, एस फॉर स्पेशल, पी फॉर जो है कि आपको क्या होता है पावर, और ए फॉर एक्ट होता है आर्म्स पुलिस स्पेशल पावर एक्ट। इसी को अस्पा कहा जाता है। इसमें पुलिस को, आर्म्स फोर्स को खुली छूट जो है कि आपको दिया जाता है। और ये एक्ट कब आया था? तो ये एक्ट आया था 1958 में आया था। कब आया था? 1958 में आया था। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य होने वाले हैं। कौन कौन? असम होगा, असम के बाद मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये सब जो है कि आपको पूर्वोत्तर भारत का होने वाला है। आइए 48वां, मोर को राष्ट्रीय जो है कि आपको पक्षी कब घोषित किया गया? तो मोर को किया गया 1963 में। जबकि बाघ की बात करेंगे, बाघ को कब? 1972 में, है ना, 1972 में। हाथी को कब? तो हाथी को किया गया वर्ष 2010 में किया गया, याद रखिएगा। अगला 49वां, 49वां सवाल क्या बोलता है? 49वां बोलता है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं होता? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यही जो है कि आपको इसमें शामिल नहीं होने वाला है। और पोंचमपल्ली जो है कि आपको किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पोंचमपल्ली आंध्र प्रदेश का है। ये बुनाई के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध होगा। किसके लिए होगा? बुनाई के लिए होगा। तो यहाँ पर जाकर सेट नंबर आपका क्या होता है? 3 जो है कि आपको समाप्त होता है। डिस्कशन कैसा लगा जो है कि कमेंट बॉक्स में जो है कि आपको जरूर जो है कि आपको बताइएगा कैसा जो है कि आपको डिस्कशन जो है कि आपको लगा है। और अगले डिस्कशन जो है कि आपको सेट 4 का कब आएगा? सेट 4 का जो है कि आपको डिस्कशन जो है कि आपको कल जो है कि आपको देखने को मिलेगा हमारे इसी जो है कि यूट्यूब चैनल पे। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, है ना, वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट भी कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा कि थोड़ा सा और लोग भी इससे जुड़े और उनको भी जरा फायदा हो जाए। चलिए इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति यहीं पे करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।